सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ जो हैं वो आज कोट लखपत जेल से रिहा हो गए हैं ज़मानत पर। मामला ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद सूरत हाल क्या होती है। क्या वो अपोजिशन जो इब्तिदा में खासी मुत्तहद नज़र आ रही थी, उसी इत्तहाद का नतीजा था कि PDM मार्ग से वजूद में आई, लेकिन फिर वो इत्तहाद शायद टूटा और PDM भी टूटती हुई नज़र आई। बड़ी जमातें दो, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बुनियादी तौर पर अब PDM में उस तरह से नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी तो बिल्कुल अलहदा हो गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सिर्फ बराए नाम अभी तक इस इत्तहाद में शामिल है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद कोई मामलात तब्दील होंगे या नहीं होंगे? लेकिन साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब जो एक तवील अरसे तक इन केसेस के अंदर जेल में रहे हैं, उन केसेस के बाद अब क्या सूरत हाल होगी कि क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब पर जो इल्ज़ामात थे वो हुकूमत के लिए उतना आसान है कि अब उनके बाहर आने के बाद वो क्या जवाब दिया जाएगा, उनके एक एक दिन जो जेल का है उसको क्या नाम दिया जाएगा? साथ ही साथ एक बड़ा सवाल अहम है कि आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बाहर आ गए हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की जायदाद की नीलामी के अहकामात दे दिए गए हैं अदालत उज़्मा की जानिब से। अब देखना यह है कि यहाँ सूरत हाल क्या पैदा होती है। लेकिन सवाल बड़े उठ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब ये PDM बन रहा था उस वक्त जेल में थे और PDM टूट गया, शहबाज शरीफ साहब उसके बाद जेल से बाहर आए हैं। तो क्या अपोजिशन, क्या अब सियासत का लाया अमल तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा, नहीं होगा? यही अगले आने वाले दिनों के सवालात बन रहे हैं। हम इस पर बात भी, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर साहब ने। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त का। राना अरशद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं, वापस आ गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब को मुझे बयान याद है, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, तो उनसे भी रब्ता रखा जाएगा। हमजा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, उनसे भी रब्ता रखा जाएगा। और तर्ज सियासत हमें कदर मुख्तलिफ नज़र आया है, हमजा शहबाज साहब का भी और शहबाज शरीफ साहब का भी। तो क्या आपको लगता है कि PDM का अगले आने वाले दिनों में वजूद दोबारा से बेहतर हो पाएगा? क्योंकि मौलाना तो आज भी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से दोबारा से वो PDM मुत्तहद हो पाए। शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद क्या हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके इंट्रो के बाद मैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक के पहले अशरे जबकि इख्तिताम पज़ीर होने को है, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत जो कल फुल बेंच ने आर्डर जारी किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह रोबकार जारी होने के बाद वो जेल से रहा हो चुके हैं। मैं बिल्कुल उनके साथ था, जुमा हमने पढ़ा और उसके बाद शहबाज साहब की रहाई हुई है और अब वो अपने घर 96H मॉडल टाउन पहुंच चुके हैं। मैं समझता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब हमेशा फ़हम व फ़रासत को अल्हम्दुलिल्लाह मलहूज़ खातर रखते हुए इंशाअल्लाह इन फ्यूचर हमारी कोशिश होगी कि अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया जाए जो कौमी इशूज़ हैं, और गवर्नमेंट और हुकूमत जो अब सिर्फ बराए नाम रह चुकी है, सिर्फ नाम की गवर्नमेंट है, जो 2 हफ्ते पहले आपने देखा जो पूरे पाकिस्तान में हुआ, और फिर जो आज कौमी असम्बली में हमारे मेंबरान ने, मैं समझता हूं कि जो कमिटमेंट अगर किसी पार्टी सियासी से की थी तो उस पर अमल होना चाहिए था। और अमल होने से पहले जैसे मजहबी रहनुमा हाफ़िज़ साहब को गिरफ़्तार किया गया, जो माहौल हुआ उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, इमरान अहमद खान न्याजी साहब और शेख रशीद, जो मैं समझता हूँ ज़िम्मेदार लाल मस्जिद के साहनिया के भी यही शेख रशीद साहब भी उस वक्त ज़िम्मेदार थे और आज के माहौल के भी वज़ीर दाखिला और प्राइम मिनिस्टर साहब ज़िम्मेदार हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे थे और हमें भी यही डायरेक्शन कॉल मिली थी कि कारकुन जेल नहीं जाएंगे, जुमे के बाद वो नमाज जुमा पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अब असम्बली का जो रोल है अपोजिशन की तरफ से वो बेहतर होगा, इफेक्टिव होगा और इंशाअल्लाह अवामी इश्यूज़ को हम डे बाई डे
असम्बलियों के अंदर भी और असम्बलियों के बाहर भी इंशाल्लाह, असम्बलियों के अंदर और असम्बलियों के बाहर अवामी इश्यूज़ को उठाएंगे। लेकिन तैमूर तालपुर साहब, वो असम्बली जिसको आपकी जमात भी सिलेक्टेड कहती आई है, मुस्लिम नून भी सिलेक्टेड, बाकी भी अपोजिशन जमातें सिलेक्टेड कह रही हैं, वज़ीर आज़म को भी सिलेक्टेड कह रही हैं, अब उन कमेटीज़ का भी हिस्सा है क्योंकि असम्बली चलाना है, सिस्टम चलाना है। तो अब जो हुकूमत को घर भेजना था, वो जो बिलावल साहब कहते थे लात मार के हुकूमत गिरा देंगे, इस्तीफ़ों का बम गिरा देंगे, वो बम, वो लातें, वो तमाम तर चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं कि बस अब असम्बली के तहत अंदर ही रहकर वो रोल अदा करना है और इस हुकूमत को बाकिया 2.25 साल इसका टेन्योर पूरा करने की पूरी मौके देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम जरूर पीडीएम से अलग हुए हैं, जरूर हमारी मजबूरियां थी, कुछ ऐसे मसले थे जो हल नहीं हो रहे थे जिसकी वजह से हमने पीडीएम को छोड़ा। पर जहाँ तक बात है इस इत्तेहाद का पीटीआई के खिलाफ, उसमें हम जितने ही सरगर्म पहले थे सरगर्म आज भी है और रहेंगे। रही बात हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन इन द सेनेट की, तो चेयरमैन साहब की सख्त हिदायत है ना कि सिर्फ खसूसन यूसुफ गिलानी साहब को कि हमें पूरी अपोजिशन को साथ लेके चलना है और हम उनको साथ में चलेंगे। एक जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जब कोई मीटिंग कॉल की थी शायद लीडर ऑफ द हाउस इन द सेनेट ने विद नून लीग, जिसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं बताया गया था। हमारी मीटिंग के साथ एक कॉल की गई थी, शहीद रहमान साहबा थी और यूसुफ गिलानी साहब थे, और हमें अगर पता होता तो हम मेक श्योर करते कि उस मीटिंग में हम सब साथ हो। पर उस मीटिंग की नाम हमें नून लीग की तरफ से कोई इत्तला नहीं थी, मीटिंग की हमें कोई इत्तला थी सेनेट चेयरमैन की तरफ से। तो ये चीज बहुत क्लियर हो गई है और हमारे शहीद रहमान साहबा ने ये चीजें पहले ही आपकी पार्टी को, नून लीग को बता दी थी, और पता नहीं क्यों उसमें फिर भी कोई इत्तेफाक ना हो सका। पर उसमें भी मैं आपको बता दूं कि हम जिस बात पे थे वहीं पे आज आपने देखा होगा कि जब परवेज अपना जब साबिक हमारे प्राइम मिनिस्टर परवेज साहब को नहीं बोलने का मौका दिया गया नेशनल असेंबली में, तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स नहीं पर पूरी अपोजिशन मुत्तहद हुई और उसने स्पीकर के जायज का घेराव किया। बिल्कुल सही है। अब देखना ये है कि फिर अब ये ऐवान के अंदर उस तरह से चीज़ें हों या नहीं हो। लेकिन इस वक्त हमें मुसर्रद चीमा साहिबा ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, मेंबर असम्बली। बहुत शुक्रिया मुसर्रद साहिबा आपके वक्त का। मुसर्रद साहिबा, शहबाज शरीफ साहब भी एक तवील अरसा जेल में गुजारने के बाद वो ज़मानत पर रिहा हो गए हैं। ज़मानतें उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की भी, बाकी अपोजिशन के लोगों की भी हो रही हैं। तो ये तासुर ये है कि आपकी जमात केसेस बना रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, फिर चीज़ें साबित हो नहीं पा रही हैं, तो अदालतें अल्टीमेटली फिर जब उनके पास कोई चीज़ ही नहीं आ रही है तो वो ज़मानतें भी दे रही हैं। तो अब केसेस तो किसी पर भी हो सकते हैं, आप पर, मेरे पर, किसी पर भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें मुसर्रद साहिबा हुकूमती इंतकाम का इशारा नहीं दे रही हैं कि किसी को भी पकड़ा, जेल में डाला, 1.5 साल, 5 महीने, 6 महीने, उसके बाद वो ज़मानत पर बाहर आए और फिर केसेस चलते रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से तमाम हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको आज का जो जुमा है और रमज़ानुल मुबारक के इस जुमा की मुबारकबाद, उसके साथ मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से कोरोना तबाही मचा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में भी इसकी शरह बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अगर हमने अभी एहतियात ना की तो हम बहुत ज्यादा मुश्किलात में घिर सकते हैं। आप अपने हमसाया मुल्क में देखें, इमरजेंसी नाफिज हो चुकी हुई है और हालात उनके कंट्रोल में नहीं रहे, और वो वक्त दूर नहीं कि अगर हम खुदा ना खास्ता इसी लेवल पे हम बेतरतीबी और बदएहतियाती करते रहे तो हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो रमजान के महीने के सदके, रमजान कुर्बानी का नाम है, तो सिर्फ एक कुर्बानी दें, और वो कुर्बानी ये है कि थोड़े से SOPs के ऊपर अगर आप अमल कर लें तो आप अपनी जिंदगी और अपने प्यारों की जिंदगी और अपने मुल्क में आप एक जो हेल्थ का जो बहरान है उसको आने से बचा सकते हैं। अब आप देखते हैं, देखें, अगर खुदा न खासा हमारी हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही होती तो उसके ये जितने भी लोग जिनको जिस तरह से भी इदारे उनके बारे में जो भी डिसीजन करते हैं हमने कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया।
ज़माना मतलब मुदस्सर साहब आप माशाल्लाह यू आर वेरी सेंसिबल, ये कभी भी नहीं होता कि आप बरी हो गए हैं। आज के दिन तक ये एक उसकी वजह जमानत के मिलने की ये है कि जो इनका ट्रायल कोर्ट है उसमें अभी जो जजेस की तैनाती होनी है, एक ड्यू प्रोसेस है, उसमें तकरीबन कोई 1 महीना तक का दरकार होता है। तो इसीलिए कोर्ट ने अगर ये उनको जमानत दे दी है तो मैं कोर्ट के फैसले पे तो कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये मैं बात जरूर कहूंगी कि इनके ऊपर जितनी भी जो एविडेंस है SIA के पास, आपके इदारों के पास, इनके ऊपर जो भी चार्जशीट है वो विद एविडेंस है, और उसको गलत साबित करने के लिए ये एक भी एविडेंस क्या एक स्टेटमेंट भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। शहबाज शरीफ साहब से जब पूछा जाता है, मरियम साहिबा से जब पूछा जाता है, तो उन्हें नहीं पता होता कि उनके अकाउंट्स में इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कैसे आए। फिर शहबाज शरीफ साहब ये बताने में नाकाम रहे हैं कि अगर उनके 80s 90s में अगर उनके एसेट्स कोई 1.5 करोड़ के लगभग थे तो वो किस तरह से 7 अरब तक पहुंचे। वो नहीं बता पाए कि उनकी जो अहलिया हैं उनका क्या कारोबार है, कि उनके अकाउंट्स और उनकी जो अरबों रुपए की वो मालिक हैं, अरबों रुपए के एसेट्स की मालिक हैं। फिर उनको ये बताना चाहिए कि अगर वो इतने क्लियर हैं, नीट है, क्लीन है, इनके दामाद मुल्क से क्यों, इनके बेटे जो कि सारे बिजनेस को देखते थे वो क्यों वापस नहीं आए। और मैं कंप्लीट कर लूं जी। अच्छा, दूसरी बात रह गई कि इनको चाहिए कि अगर ये तो इनोसेंट है, ये तो यहाँ पे इनके खिलाफ तो इंतकामी कार्रवाई हो रही है। जो मेन इनके जो एग्जीक्यूटिव थे, ये बाप बेटा हमजा साहब एंड शहबाज साहब पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन इनके बिहाफ पे जो करप्शन माशाल्लाह का जो डेजिग्नेशन था वो उन्होंने संभाला हुआ था, तो वो मुल्क से आज तक अपने ताया अब्बा की तरह मफरूर क्यों है, वो वापस क्यों नहीं आ रहे। फिर जो अहम बात है जिसकी तरफ मैं अवाम की तवज्जो दिलाना के चैनल के तवज्जुह से, कि ये नौटंकी, ये ड्रामा अवाम को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि इन लोगों ने जो करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था, इन लोगों ने इस मुल्क के अवाम के टैक्स के पैसे को, जिस तरह कानून को अपने घर की लौंडी बनाया हुआ था, पूरी की पूरी राना साहब से बात जाने। राना साहब, एक अदालत ने आज शहबाज शरीफ साहब को जमानत पर रिहा कर दिया। दूसरी अदालत ने आज साबिक वजीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब की जायदाद नीलाम करने का भी हुक्म दे दिया। वजीर आज़म साबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब इश्तहारी मुजरिम के तौर पर इस वक्त उनका स्टेटस, जो कानूनी स्टेटस है, वो आपके सामने है। तो फिर अदालतों का इधर भी एहतराम होना चाहिए और इधर भी एहतराम होना चाहिए कि अदालतें उनको वापस भी बुला रही थी, वो नहीं आ रहे हैं। उनके अब जायदाद नीलामी के अहकामात हुए, तो अब अदालतों को बुरा कहा जाए या इस हुकूमत को बुरा कहा जाएगा? मुदस्सर इकबाल साहब, हमने अदालतों का एहतराम किया है। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को अदालत का हुक्म आता है और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, 2 तिहाई लेने वाले प्राइम मिनिस्टर को बेटे की तनख्वाह ना लेने की सज़ा के तौर पर प्राइम मिनिस्टरशिप से फारिग किया गया, हमने उस वक्त भी एहतराम किया। आज अदालतों में कौन जाता है? ये इमरान, न्याजी, PTI, नैब कट जोड़। आज हम कहते हैं कि भाई 2 हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान में नहीं थी, 10 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए और सियासी और मजहबी पार्टी से एक एग्रीमेंट करके कहाँ वज़ीर आज़म छुप गया, नाम नहाद वज़ीर आज़म। भाई हमारे दौर में करप्शन थी, तो आज बताएं उस दौर में एक जिम्मेदार को DAP की बोरी 2500 की मिलती थी। आज नाम नहाद रियासत मदीना के झूठे दावेदार 5500 की DAP की बोरी। ये मुझे बताएं, ये नहीं, मुझे मुदस्सर साहब मुझे जवाब तो देने दे। जो चार्जशीट जारी हुई है, हमारे दौर में ग्रोथ रेट 5.8 था। इन नलायक के अंधों के दौर में 0.4 पे कौन ले गया? ये नलायक लेके गए। और क्या होता है, ये पेट्रोलियम पर डाका मारते हैं जून 2020 में, और 10 महीने के बाद क्या होता है, एक्शन होता है। गरीब की जेब पर जो डाका मारा हुकूमत के वुज़रा ने, नदीम बाबर ने, उनका क्या किया? चीनी का स्कैंडल आया, आज भी पूरी ATM मशीन इमरान न्याजी की जेब में है। कौन है जहांगीर तरीन, कौन है खुसरू बख्तियार? और चीनी 120 रुपये हो गई है, गरीब रो रहा है। हम कहते हैं कि भाई हमारा वो $110 रुपये का वापस करो, तो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ खा गया।
भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब तो अब मुल्क में नहीं है, तुम हो। और नलायक लोगों, रोज़ों में इल्ज़ाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। मैं कहता हूँ हम गुनाहगार लोग हैं, कोई भी अक्ले कुल नहीं होता। जब 7 महीने के बाद शहबाज शरीफ साहब आज रहा हुए हैं, तो मुझे कल जो इमरान नियाजी के वकील थे वो रो रहे थे कि हमारा कोई इज्जत रख लें, हम किधर जाएं, हमें डांट पड़ती है। तो वो शहजाद अकबर नामी शख्स बताए कि 7 माह के बाद कितनी करप्शन साबित हुई। 3150 अरब की 10 साल में डेवलपमेंट कराई शहबाज शरीफ साहब ने। वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं कैबिनेट मेंबर था। 1 रुपए ये नलायक हुक्मरान, ये नलायक वजीर आजम और इनके महकमे 1 रुपए की करप्शन, किक बैक, कोई कमीशन, कोई ठेकेदार का लेन देन साबित नहीं कर सके। और अल्लाह चले सर, ये तो अभी मामला अदालतों में हैं कि अदालतों के अंदर किस तरह से अब अदालतों में मामला हैं। अदालतों में चीज़ें अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए हमें भी कि अदालतें क्या करती हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यकीनी तौर पर डेवलपमेंट का बहुत काम किया है पंजाब के अंदर। अगर उन पर इल्ज़ाम आते हैं तो हम आप फैसला करने से पहले अदालतों के फैसलों को थोड़ा सा रखा जाए। इसी तरह से अगर कोई इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी हैं तो अदालतों को फैसला करने देना चाहिए, ना कि हम फैसला। जी 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 राना साहब, मैं तालपुर साहब होने चाहिए जी। अब सिर्फ आधा मिनट, मैं कहता हूं कि अदालतों के फैसलों का एहतराम होना चाहिए, लेकिन गुजारिश ये है कि इमरान नियाजी साहब को हेलीकॉप्टर केस में कोई नहीं पूछता, फिर परवेज खड़ को नीलम जब्बे वाले केस में कोई नहीं पूछता, फिर महमूद खान के केस, फिर जहांगीर तरीन के साथ। जहांगीर तरीन को चीनी वाले केस में नहीं पूछ रहे, 10 साल पुराने गिले शिकवे को घर की लड़ाई। और इस वक्त तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, ये बहरहाल हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात हैं, लेकिन क्या अगले आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए, मैंने जो सवाल ये था कि क्या वो अब उस तरह का कोई प्रेशर नहीं है जिस तरह से हमें पिछले 4 माह से एक बड़ा 5 माह में प्रेशर नज़र आया है कि अपोजिशन इकट्ठी थी, हुकूमत इस वक्त वो परेशान है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तैमूर तालपुर साहब, अपोजिशन का क्या प्लान है? ख़ासतौर पर आपकी एक बड़ी जमात है, दूसरा आप एक सूबे में हुकूमत करते हैं, आप कह रहे थे आपकी मजबूरियां हैं, लेकिन मुस्लिम यूनियन आप पर या जमीयत उलमा इस्लाम करे आप प्रेशर होल्ड नहीं कर पाए हैं और उस प्रेशर की वजह से आप पीडीएम से निकले हैं। हमारी जो वजूहात हैं वो बहुत क्लियर है और आपके सामने है। पीडीएम बनाने का इरादा भी हमारा था, फैसला भी हमारा था और पीडीएम हमने बनाई। और आप अगर देखेंगे जितनी भी शिकस्त पीटीआई की हुकूमत को हुई है उसके पीछे आसिफ अली जरदारी साहब का और जरदारी साहब का हाथ है। चाहे वो 9 बाई इलेक्शन जो होते हुए पीटीआई हारी, इससे बड़ी चपेट क्या पीटीआई को लग सकती है। हमारे मेंबर्स कम होने के बावजूद इस्लामाबाद नेशनल असेंबली में यूसुफ गिलानी साहब सेनेट की सीट निकाल के आते हैं। हमारे नंबर्स कम होने के बावजूद ज्यादती करके हमारे जायज वोटों को गलत करार देकर हमें सेनेट बनाने से रोका जाता है। जितने भी आप चीजें देखते हैं उसमें पीपल्स पार्टी ही है जो बाकायदगी के साथ हुकूमत का मुकाबला करी है, पर हुकूमत को सबक भी सिखाया है हमने। अब आप उन चीजों में अगर जाएंगे, आज की बात करेंगे जब पीडीएम में हम हिस्सा नहीं है, तब भी आप देखेंगे आज अगर कोई ये ताकत रखता है कि हम पंजाब प्रोविंशियल असेंबली को तोड़ सकें और नया सीएम ला सकें, तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर काम कर रही है। आज हम उन फिगर्स पर काम कर रहे हैं, उन नंबर्स पे काम कर रहे हैं ताकि वो जो पीरियड था फिर से नो कॉन्फिडेंस लाने का, वो पीरियड पूरा हो। तो हम उन फिगर्स पे भी काम कर रहे हैं और बहुत कामयाब। लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स ने सिर्फ बातें नहीं की, पीपल्स पार्टी ने, हमने बातों के साथ काम करके दिखाया है। और इमरान खान नियाजी को भी पता है कि अगर उन्हें खतरा है, अगर उन्हें डर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत से ही है बनिस्बत किसी और की। अगर आपका भी लोग तो सबसे पहले तैयारियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल की थी। और हम बात करेंगे इस वक्त कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक। एक तरफ तो कोरोना की सूरत हाल है कि हमसाया मुल्क भारत में लाखों की तादाद में मरीज़ जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी हो गई है, मरीज़ों को इस वक्त जो उनकी हालत है वो गवर्नमेंट के लिए संभालना मुश्किल हो रहा है। और इसी के तनाजुर में आज असद उमर ने कुछ देर पहले ये बात भी की है कि सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया, फ़ौज को शहरों में बुला लिया गया है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। बहैसियत एक
शहरी हमें जो अपनी ही ज़िंदगियों के लिए मामलात आसान करना है वो शायद हमें अब किसी सख्ती की सूरत में करने पड़ेंगे। डॉक्टर्स परेशान मुसलसल नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम इन चीज़ों को नहीं सहार सकता है। दुनिया की बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो इस वक्त मुश्किलात में हैं, तो पाकिस्तान कैसे इनका मुकाबला करेगा। लेकिन साथ ही साथ आज वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन मुकम्मल नहीं लगाना चाहते क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो पिसेगा वो मजदूर और गरीब तबका है। तो लॉकडाउन नहीं लगेगा तो सूरत हाल कैसे होगी। अगर लॉकडाउन लग सकता है तो फिर उससे ताजर बरादरी, मजदूर तबका वो किस तरह से गुजारा कर सकता है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में प्रोफेसर सईद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। उनसे कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक भी बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है नईम मीर साहब ने, सीनियर ताजर रहनुमा हैं, वो भी आज बात कर रहे थे कि सिर्फ जो है वो 2 दिन के लिए जो बंद किया जा रहा है उससे भी नुकसान होगा। और डॉक्टर सईद खान साहब से पहले जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है कि एनसीओसी भी ये कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि सख्त पाबंदियों की ज़रूरत है, क्या खुदा न खास्ता ये अगले आने वाले दिन हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि पिछले साल की तरह हम किसी लॉकडाउन में जाएंगे तो कदर सूरत हाल बेहतर होगी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जिस तरह आपने तमीज़ बांधी और आपने कहा कि इंडिया में चाल चल रही है और बाकी ममालिक वेरिएंट्स हैं, स्पेशली इंडिया में डबल वेरिएंट्स हैं। 2000 से ज़्यादा रोजाना की बुनियाद पे डेथ हो रही है। जिस तरह ब्राज़ील में वेरिएंट है वहाँ पे 2000 से लेकर 5000 डेथ हो रही है। हमारे यहाँ भी ये वेरिएंट का फिनोमेना आ चुका है और नए वेरिएंट यहाँ पे मौजूद है। इसकी वजह से लगता है कि हमारे पास बचाव बिल्कुल अच्छी होंगे, जिस तरह पिछले साल के और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुतासर हो सकते हैं क्योंकि जो SOP तरह अच्छा डॉक्टर सईद साहब, आपसे दोबारा से रब्ता करते हैं। आपकी आवाज़ पे कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है। रिजवान इरफान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कराची हैं। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपका। नईम मीर साहब, आप बात कर रहे थे कि 5 दिन से ज़्यादा कोरोना की सूरत हाल फैल सकती है, तो अब तो हुकूमत ये सोच रही है मज़ीद लॉकडाउन की जानिब जाया जाए। सूरत हाल आपके सामने, अगर लॉकडाउन ना हो तो फिर तो ज़्यादा पेचीदगी हो सकती है। मीर साहब से ये बात कही है जी, आवाज़ आ रही है मेरी जी, आपको? अच्छा, हमने पहले दिन से ये बात कही है कि पाकिस्तान चूंकि लॉकडाउन का मुतहम्मिल ही नहीं है, जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद अपनी तकरीरों में बारहा कहा है, तो इसका मुतबादिल हल यही है कि हम अपनी तमाम एनर्जीज जो हैं वो कोरोना वायरस के SOPs को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से सर्व करें। बदकिस्मती ये है कि हम जो हैं वो उन SOPs को ना सही तरीके से प्रोपोगेट कर पा रहे हैं, ना अवेयरनेस दे पा रहे हैं और ना इन्फोर्समेंट कर पा रहे हैं। और इस हवाले से हमने कोई मैकेनिज्म जो है वो अभी तक नहीं बनाया जिसे ताजरों का, हुकूमत का, इंतज़ामिया का बाहमी इश्तराक अमल से कोई मैकेनिज्म ऐसा बन जाए जिसके नतीजे के अंदर हमारी जानें और हमारी सेहत महफूज रह सके। अब इशू ये है कि ये मीडिया पर भी जो गुफ्तगू और मुकालमा और मुबाहिसा है ये यहाँ तक ही महदूद है, लेकिन जब मार्केटों के अंदर, बाज़ारों में हम जाते हैं तो वहाँ सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है और लोग जो हैं वो कोरोना को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है जी। अब सूरत हाल ये है कि अब जो फ़ौज बुलाने की बात वज़ीर आज़म साहब ने की है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त की है, या NCOC ने किया, जिसने भी किया, ये बात दुरुस्त है। फ़ौज और दीगर हमारे इन्फोर्समेंट के इदारे जो हैं उन जी आवाज़ नहीं आ रही जी, मेरी आपको? सब सुन सकते हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ौज को जो बुलाने की बात की है तो बिल्कुल ठीक है। फ़ौज का, ताजरों का, आवाम का बाहमी इश्तराक अमल होना चाहिए, इदारों का होना चाहिए और मार्केटें 24 घंटे खुलनी चाहिए, बाजार 24 घंटे खुलने चाहिए, 7 दिन खुलने चाहिए। और हमें कोरोना के साथ जिंदा कैसे रहना है इसकी तरबियत, आगाही और फिर इसका अमली मुजाहरा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखें, हेल्थ वाले तो कहेंगे इतने बंदे जो हैं वो फौत हो गए, इतने बंदे कोरोना ज़दा हो गए और अब जो है जी हमारे पास वेंटिलेटर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। तो बात तो वो ठीक कह रहे होंगे अपने अदाद शुमार के मुताबिक, लेकिन उसके बरक्स हमारे पास इसका हल क्या है? हल तो यही है ना कि आप मुकम्मल लॉकडाउन कर दें, सब कुछ बंद कर दें। तो क्या सब कुछ बंद करने के बाद
आप अपने 22 करोड़ अवाम की रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सब कुछ तो बंद। मीर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्या जो आप लोगों की तजवीज़ है कि 24 आवर्स 7 डेज जो है वो खोला जाए, उससे रश जो है वो डिवाइड हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाएं, क्योंकि अब तो रमज़ान मुबारक है, अब भी रश होता है, ईद की शॉपिंग आखिरी 10-12 दिन वो मज़ीद रश होगा। तो रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, ये 2 दिन पहले कुछ और दिन थे, अब 2 दिन बंद कर दिया गया, सिंध में भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हों या बाकी मार्केट्स हों, तो उससे आप समझते हैं कि एक तो ताजरों का नुकसान है, दूसरा हुकूमत ये भी तो समझ रही है कि मैक्सिमम लॉकडाउन की सूरत हाल हो, थोड़ा टाइम दुकानों का हो तो रश कदरे वो कंट्रोल कर पाएंगे और सूरत हाल काबू रहेगी। हुकूमतों की तो यही तजवीज़ है कि कम से कम बाजार खुलें तो कम से कम कोरोना फैले। देखिए, वजह ये है, कम से कम जब मार्केटें खुलेंगी तो ज्यादा से ज्यादा रश होगा। जितना टाइम आप बढ़ाएंगे उतना लोगों को आसानी होगी, लोग अपने टाइम से, कोई जो सबकी टाइमिंग होती है उसके हिसाब से लोग खरीदारी करते हैं। आपको पता है कराची में गर्मी का सीजन है, दोपहर में लोग नहीं आते, ये रश जो बढ़ता है, ये जो 8 बजे का टाइम था पहले, 5 से 8 बजे तक के जो है रश हो रहा था। हमने तो दरख्वास्त की गवर्नमेंट को, रात भर आप मार्केटें खोलें, क्योंकि रमजानों में मार्केटें रात तक खुली होती हैं। आप टाइम बना दें, कोई टाइम रख दें भाई कि रात तक की मार्केटें खुले हैं, या एक टाइम, हर मार्केट का एक टाइम बना दें। हम पिछले साल से नुकसानात में घिरे हुए हैं और फिर दोबारा ये लॉकडाउन के सिलसिला बातें हो रही हैं और मार्केटें जो टाइमिंग खत्म हो गई हैं। सरकार ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में और तरक्की पजीर ममालिक में वैक्सीनेशन शुरू हो गई। अमेरिका में रोजाना 17 लाख लोगों को जो है वैक्सीन दी जा रही है। हमारे यहाँ तो वैक्सीन का शुरू ही नहीं हुआ निजाम। अब आप कहते हैं 60 साल उससे कम लोगों को, वो कहते हैं हम बुलाते हैं, वो आते ही नहीं है लोग। आपको लोगों को जाके, आपके पास सारा डेटा मौजूद है, लोगों को जाके आप वैक्सीन करें। कब तक आप लॉकडाउन करते रहेंगे? कब तक के लोगों को नुकसान बर्दाश्त करेंगे लोग? सरकार को नुकसान नहीं हो रहा है, वैक्सीन। रिजवान साहब बिल्कुल सही करें कि ये जो है लॉकडाउन तो हल नहीं है, लेकिन वैक्सीन का तो अमल है कि लोगों की अपनी जिम्मेदारी के लोग आए। वैक्सीनेशन लोग नहीं करवा रहे। इस मुल्क में पोलियो की वैक्सीन के लिए कुर्बानियां देते हुए पोलियो के रजाकार बेचारे रह गए हैं, लेकिन यहाँ पोलियो की वैक्सीन पाकिस्तान में मुकम्मल नहीं हो पाई। ये अलमिया है। डॉक्टर साहब, इस वक्त ये भी मुमकिन नहीं है कि पूरा मुल्क बंद कर दिया जाए, तो सर करना क्या होगा ऐसी सूरत हाल में जब बड़ी तेजी के साथ मरीजों की तादाद बढ़ रही है? डॉक्टर सईद साहब। यकीनन हमें कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा करना चाहिए, रोजगार भी बहाल हो और मरीज भी ना बढ़े, दोनों साइड पे हमें बैलेंस रखना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह नए वेरिएंट्स आ रहे हैं तो ये वबा की सूरत अख्तियार कर रहा है और बाकी मुल्क लॉकडाउन यहीं पे वो बोल रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है इस पे वो काम किया जाता नहीं। डॉक्टर सईद साहब, कलेक्टिव विजडम का जो है मुजाहरा वो करना है और हुकूमतों को, स्टेक होल्डर्स को मिलकर ये फैसला करना है कि तरीका कार नहीं। मीर साहब ने बड़ी काम बात की कि ये इतनी जल्दी नहीं जा रहा है, लेकिन SOPs पर अगर हम अमल करें, एक तो इन्फोर्समेंट जो है वो एजेंसीज के जरिए हो, यानी कि पुलिस हो, फौज हो, बाकी इदारे हों, लेकिन एक सिविक सेंस होती है, वो है हमारी अपनी जिम्मेदारी बहैसियत शहरी, बहैसियत इंसान, कि हम 10 रुपए का मास्क लगाकर अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं, कारोबार को चला सकते हैं, इस मुल्क को चला सकते हैं। अगर हम अपने SOPs पर अमल नहीं करना तो फिर यकीनी तौर पर हुकूमत के पास डंडे के अलावा कोई चीज़ नहीं है, और अगर वो डंडा इस्तेमाल किया गया तो फिर सबके लिए नुकसान भी हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।